कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 21। कनक ने वंश को देखते हुए वंश से पूछा, आपकी क्या शर्त है। वंश सोफे से उठकर कनक के पास आते हुए कनक के चेहरे पर अपने हाथ को फेरने लगा। कनक एकदम पीछे होकर अपने चेहरे को वंश की तरफ से फेर लिया। वंश कनक को देखते हुए कहा, आई लाइक इट। मुझे तुम्हारा यह अंदाज बहुत पसंद आया। तुम पहले से भी ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो गई हो। मुझे पता नहीं था मुझ पर मरने वाली मुझसे नज़रें चुराने लगी, मेरे पीछे भागने वाली मुझसे दूर भागने लगी। कनक अपनी लाल आंखों से वंश को देखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करिए और अपनी शर्त बताइए। वंश कनक को देखते हुए कहा, बेबी डॉल इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से करते हैं ना। जल्दी का काम शैतान का होता है, हम जैसे ऑफिसर का नहीं। कनक ने वंश से कहा, जैसी आपकी मर्जी। जब आपको अपनी शर्त मुझे बतानी होगी तो बता दीजिएगा, अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ। इतना कहकर कनक जैसे ही अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने को हुई, वंश कनक की कलाई पकड़कर कनक को एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वंश के इस तरह खींचने से कनक का एक हाथ वंश के सीने पर आ गया और दूसरा उसके कंधे पर। वंश कनक की कलाई को उसकी पीठ से लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी तो तुम कॉलेज कैसे जा सकती हो। कनक ने मासूमियत से और बहुत ही प्यार से कहा, आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपकी कोई कैदी नहीं हूँ जिसे आपकी परमिशन की ज़रूरत है। इतना कहकर कनक ने वंश से कहा, मेरा हाथ छोड़िए, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। वंश कनक को देखते हुए कहा, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने मुझसे होशियारी करने की कोशिश की या उस हार्ड डिस्क का पासवर्ड किसी को बताने की कोशिश की तो उसकी कीमत तुम्हारा भाई चुकाएगा। वंश ने इतना ही कहा था कि कनक वंश के करीब जाकर वंश का कॉलर पकड़कर खींचते हुए वंश से कहा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरे पापा के साथ साथ आपका भी हाथ है मिस्टर वंश राय सिंघानिया। मैं फिर भी खुद को सजा दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बाप की हुई गलतियों की अफसोस हो रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप मेरे भाई की तरफ अपनी यह गंदी नज़र मत उठाइएगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन अपने भाई पर एक भी खरोंच नहीं बर्दाश्त कर सकती। उस पर किए गए हर दर्द की कीमत आपको बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है, इसलिए मेरे भाई से दूर रहिएगा। इतना कहकर कनक वंश के कॉलर को छोड़कर रूम से बाहर चली गई। वंश कनक को जाते देखता रह गया। इन 6 महीनों में कनक वाकई में बहुत बदल चुकी थी। जो कनक हर वक्त डरी सहमी रहती थी, कभी उससे बदतमीजी तक नहीं करती थी, आज उसकी आंखों में देखते हुए उसे वार्निंग देकर गई थी। कनक के एग्ज़ाम होने में सिर्फ हफ्ते बचे थे। कनक जब कॉलेज आई तो अनुज आशी कनक के पास आकर कनक के सामने अपने घुटने पर बैठते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो कनक, हमने तुम पर यकीन नहीं किया, हमें तुम जो सज़ा दोगी मंजूर होगी क्योंकि हमने तुम्हें गलत समझा। कनक उन दोनों को उठाते हुए उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम लोगों ने भी वही किया जो सब ने किया। सब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मुझे गलत कहा, किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। मैं तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ाती रही, चीखती रही, लेकिन तुम लोगों को सच सिर्फ वही लगा जो लोगों ने देखा। मैं ऐसी दोस्ती नहीं निभा सकती जिसमें यकीन न हो। दोस्ती का सबसे पहला रूल होता है यकीन करना, और तुम लोगों ने मुझ पर यकीन नहीं किया, इसलिए माफ़ी मांगकर तुम लोग कभी मेरा भरोसा हासिल नहीं कर पाओगे। फिर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, तुम लोग मेरे खिलाफ हो जाओगे, मुझे ऐसी दोस्ती की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर उन दोनों को साइड करते हुए जब क्लास में इंटर हुए तो उसके ऊपर रेड पेंट गिरा और एक बॉल उसके सिर पर आकर लगा। कनक अपने सिर को सहलाते हुए कहा, यह किसकी बदतमीजी है। तभी उसके सामने एक लड़के ने खड़े होते हुए कहा, मिस कैंपस ब्यूटी, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब भी था, सोचा नहीं था तुम इतनी खूबसूरत होगी। कनक ने जब सामने देखा तो एक हैंडसम सा लड़का, जीन्स और वाइट शर्ट जिसकी स्लीव उसके कोहनी तक फोल्ड थी, बालों को स्टाइल में सेट किया हुआ, हाथों में ब्रांडेड वॉच थी। वह लड़का दिखने में काफ़ी हैंडसम था। कनक अपने दुपट्टे को साफ कर उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और मेरे साथ इस तरह बदतमीजी करने का हक तुम्हें किसने दिया। उस लड़के ने कनक के पास आते हुए कहा, वाह, तुम तो काफ़ी डेयरिंग भी हो, लेकिन मैंने सुना था तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें बोलना भी नहीं आता। कनक उस लड़के की बातों को इग्नोर कर जाने को हुई तो उस लड़के ने कनक का रास्ता रोकते हुए कनक के सामने खड़े होते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मिस कनक गोयल, मैंने सुना है तुम अपने स्कूल में बास्केटबॉल के लिए बहुत फेमस हो, तुम एक बहुत अच्छी प्लेयर हो। कनक सामने खड़े लड़के को देखते हुए कहा, मेरी तारीफ़ के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे रास्ते से हटो, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, तुम जैसे लड़कों का जवाब देने नहीं। उस लड़के ने कनक को देखते हुए कहा, तुम में इतना ईगो क्यों है, मैंने तुम्हें भाव क्या दिया,
तुम तो एटीट्यूड देने लगी। दोबारा कनक से उस लड़के को साइड करके जाने को हुई तो वह लड़का कनक के सामने खड़े होते हुए कहा, आज तक लड़कियां अभिमन्यु सिंह राठौर को इग्नोर करके नहीं गई, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, इसकी कोई वजह है? कनक उस लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, अभिमन्यु सिंह राठौर, मुझे लड़कों से नफरत है, इसलिए मैं उनके पास रहना पसंद नहीं करती। मिल गया जवाब, अब हटो मेरे रास्ते से, वरना मुझे प्रिंसिपल से कंप्लेन करने में वक्त नहीं लगेगा। तभी किसी ने कहा, प्रोफेसर आ रहे हैं। सभी एक साथ अपने चेयर पर जाकर बैठ गए। प्रोफेसर ने आते हुए कहा, आज आपके 3 नए प्रोफेसर आ रहे हैं जो आप लोगों को केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन रेडी कर लीजिए ताकि जो प्रोफेसर आप सभी को डेमो देने आए आप सभी उनसे अपना क्वेश्चन पूछ सके। इस बार प्रिंसिपल ने आप सभी स्टूडेंट के ऊपर फैसला छोड़ा है। अगर आप सभी उस प्रोफेसर को एक्सेप्ट करते हैं तभी उस प्रोफेसर को कॉलेज में रखा जाएगा। अगर आप सभी स्टूडेंट उस प्रोफेसर को रिजेक्ट करते हैं तो उस प्रोफेसर को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि उन्हें भी जानना था कि प्रोफेसर किस एज के हैं। कुछ लड़कियां तो आपस में बात करने लगी, मैंने सुना है सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के ओनर हमें केमिस्ट्री पढ़ाने आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि वह अपने नए प्रोफेसर से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सभी लड़कियां आपस में बात करने लगी, लड़के भी आपस में बात करने लगे। वह भी जानना चाहते थे कि आखिर इस बार 3 प्रोफेसर जो आ रहे हैं वह कौन है, क्या वह सारे मेल है या फीमेल है। अभिमन्यु कनक को देख रहा था। कनक पूरी तरह से रेड कलर में भीगी हुई थी। प्रोफेसर ने कनक से पूछा, यह किसने किया तुम्हारे साथ? कनक ने प्रोफेसर से कहा, मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौर ने मेरे साथ बदतमीजी की है। इस तरह क्लास के सबके सामने अभिमन्यु का नाम लेते देख सभी स्टूडेंट हैरानी से कनक को देखने लगे। प्रोफेसर ने अभिमन्यु को उठाते हुए कहा, उठो अभिमन्यु। अभिमन्यु अपनी जगह पर खड़ा हो गया। प्रोफेसर अभिमन्यु को देखते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है अभिमन्यु, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। अभिमन्यु कनक को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए प्रोफेसर से कहा, सॉरी प्रोफेसर, मैं तो सिर्फ अपनी क्लासमेट के साथ मजाक कर रहा था, मुझे नहीं लगा था उसे इतना बुरा लग जाएगा। प्रोफेसर ने बीच में कहा, इस घटिया काम को तुम मजाक कहते हो? किसी लड़की को क्लास में सबके सामने इस तरह गीला कर देना मजाक कहलाता है? सॉरी कहो उससे। अभिमन्यु कनक को देखते हुए कनक से कहा, सॉरी। कनक अभिमन्यु को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया। सभी स्टूडेंट हंसने लगे। सभी स्टूडेंट को हंसते देख अभिमन्यु को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने तेज आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी मिस कनक गोयल। कनक ने प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। प्रोफेसर ने कनक को जाने की परमिशन दे दी। कनक वहाँ से चली गई। अभिमन्यु सभी स्टूडेंट को घूरने लगा तो सभी स्टूडेंट ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। अभिमन्यु कॉलेज का सबसे टैलेंटेड बॉय था, लड़कियाँ उस पर मरती थी, वह एक प्ले बॉय था। अभिमन्यु ने अपनी मन में कहा, इस बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा, वह भी आज ही। मिस कनक गोयल, मैंने तुमसे बहुत ही इज्जत से बात की थी और तुमने मेरी बेइज्जती की। अभिमन्यु सिंह राठौर से पंगा लेने का मतलब है कुल्हाड़ी पर पैर रखना। कनक ने अपनी लॉकर से ड्रेस निकाले और चेंज कर क्लासरूम में आ गई। कनक को कुछ नोट्स चाहिए थे जिससे वह एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह नोट किससे मांगे। कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट और पढ़ाई में सबसे टॉप स्टूडेंट अभिमन्यु सिंह राठौर था। उसकी नोट पूरे कॉलेज में कंप्लीट रहती थी। अभिमन्यु सिंह राठौर अपनी नोट से ही एग्ज़ाम के टाइम बहुत पैसे कमाया था, क्योंकि एग्ज़ाम आने पर सभी स्टूडेंट अभिमन्यु की नोट मांग कर उसकी कॉपी करा लेते थे और अभिमन्यु अपनी नोट देने के चार्ज लेता था। कनक को इस बात की टेंशन थी कि उसने अभिमन्यु से लड़ाई कर ली थी, इसलिए उससे नोट जाकर मांगना उसके लिए इम्पॉसिबल था। कनक ने सभी क्लास को अटेंड किया और फिर कैंटीन में जाकर कुछ खाने का फैसला किया। कैंटीन में गई तो उसने अपने लिए एक बर्गर लिया और एक कप कॉफ़ी। वह जैसे ही टेबल पर बैठी तभी अभिमन्यु चेयर खींचकर कनक के सामने बैठते हुए कहा, हेलो मिस गोयल। कनक चेयर से उठने को हुई तो अभिमन्यु ने कनक से कहा, लगता है तुम्हें मुझसे डर लगता है, इसलिए तो मुझे देखकर भागती रहती हो। कनक सीट पर बैठते हुए अभिमन्यु से कहा, इंसान को हर चीज़ पालनी चाहिए लेकिन गलतफहमी नहीं। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, लगता है सुबह की सॉरी भूल गए हो। अभिमन्यु कनक को घूरने लगा। अभिमन्यु को घूरते देख कनक ने अभिमन्यु से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हम क्लासमेट हैं, तुम सीनियर नहीं हो जो मेरी रैगिंग कर रहे हो, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या?
अभिमन्यु कनक को देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ बास्केटबॉल का मैच खेलो। मैं चाहता हूँ जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल का मैच होने वाला है, तुम मेरी टीम के साथ उसमें पार्टिसिपेट करो। मैं चाहता हूँ इस बार इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हमारा कॉलेज जीते। कनक अपनी कॉफ़ी पीते हुए अभिमन्यु से कहा, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता और मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ जिसके पार्टिसिपेट करने से हम इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत जाएंगे। मैं स्कूल में खेलना पसंद करती थी, मैंने कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो। किसी और लड़की से कहो, शायद वह तैयार हो जाए। इतना कहकर कनक वहाँ से जाने को हुई तो अभिमन्यु ने कनक से कहा, अगर तुम मेरे साथ खेलने के लिए तैयार होती हो तो तुम जो मुझसे कहोगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ हर रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। टाइम तुम डिसाइड कर सकती हो। कनक अभिमन्यु की बात सोचने लगी। इस ऑफर में कुछ गलत नहीं था। कनक को वैसे भी बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। कॉलेज में आने के बाद वह सब कुछ भूल चुकी थी। उसे बस याद था तो वंश के साथ काम करना और उसे प्यार करना। कनक ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारा ऑफर मानती हूँ तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। अभिमन्यु ने एटीट्यूड से कहा, शर्तें मैं मानूंगा? मेरे चेहरे पर बेवकूफ़ दिख रहा है। कनक ने अपने बाइक को उठाते हुए कहा, बेवकूफ़ दिख नहीं रहे हो, बेवकूफ़ लगते हो तुम। मैं तुम्हारे पास ऑफ़र नहीं लेकर आई थी, तुम मेरे पास आए थे मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौर। अगर मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाओ तो बता देना। इतना कहकर कनक वहाँ से चली गई। अभिमन्यु स्माइल करते हुए कनक को जाते हुए देख रहा था। उसकी वह स्माइल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। हेडक्वार्टर में लूसा, मानिक, यश, वंश चारों खड़े थे। उनके सामने चीफ विक्रम चौहान खड़े थे। वंश ने विक्रम चौहान से कहा, आपको कैसे नहीं पता था चीफ की स्वाति हमारे साथ ऐसा कर सकती है? स्वाति के ऐसा करने से अब मुझे हेडक्वार्टर के हर एक इंसान पर डाउट होता है। मुझे आप पर भी डाउट होता है। कहीं आप भी उस हार्ड डिस्क को हासिल तो नहीं करना चाहते ना? चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यही अंदाज तो पसंद है वंश, तुम मुंह पर बोलना जानते हो। डरो मत, मैं ईमानदार एजेंट हूँ। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी देश को दे दी है और बाकी की ज़िंदगी भी इसी देश के नाम है। अगर मुझे इस देश के साथ गद्दारी करनी होती तो मैं कब का कर चुका होता। मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी। स्वाति को मैंने नहीं बल्कि मिस्टर माथुर ने अपॉइंट किया था। उन्हें भी नहीं पता था कि स्वाति ऐसी होगी। हमने स्वाति का बैकग्राउंड चेक किया था। वह एक अनाथालय में बड़ी हुई थी, इसीलिए हमें उस पर शक नहीं हुआ। इतना कहकर चीफ ने वंश से कहा, तुम्हारी सबसे पहली ड्यूटी है कनक की सेफ्टी। तुम आर्मी ऑफिसर के साथ साथ अब कनक के बॉडीगार्ड भी हो। तुम्हें उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे वह कहीं भी हो। हर्षद और स्वाति उस हार्ड डिस्क का पासवर्ड जानने के लिए कोई न कोई प्लानिंग जरूर करेंगे। वह कनक को किसी न किसी तरह से टारगेट जरूर करेंगे, इसलिए तुम्हें हर वक्त कनक के साथ उसके साये की तरह रहना है। तुम्हें तब तक कनक की हिफाजत करनी है जब तक हम हर्षद और स्वाति को पकड़ नहीं लेते, जब तक हम उस हार्ड डिस्क को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देते। वंश हैरानी से विक्रम चौहान को देख रहा था। वह पूरी तरह से शॉक्ड था। कहाँ वह कनक को अपनी ज़िंदगी से निकालने की सोच रहा था और कहाँ उसे कनक की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। नंबर 1 बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ हेडक्वार्टर का हेड ऑफिसर होते हुए उसे एक मामूली लड़की की बॉडीगार्ड की जॉब करनी पड़ रही थी। वंश ने चीफ से कहा, मैं मिस कनक गोयल का बॉडीगार्ड बनूं? आपको पता भी है चीफ आप क्या कह रहे हैं? विक्रम जी वंश के पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए वंश से कहा, मैं जानता हूँ तुम यह करना नहीं चाहते, लेकिन एक ऑफिसर अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। तुम्हें तो सिर्फ कनक को प्रोटेक्ट करना है। मानिक, यश दोनों एक दूसरे को चेहरे को देख रहे थे। दोनों जानते थे कि वंश कनक को खुद से दूर करना चाहता था। लूसा को टेंशन हो रही थी क्योंकि वह जानती थी कि आग और पानी का कभी कोई मिलन नहीं है। अगर पानी और आग साथ में रहेंगे तो ज़रूर कोई तूफान लेकर आएंगे। वंश विक्रम चौहान को सैल्यूट करते हुए कहा, ओके चीफ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वह तीनों भी वंश के पीछे चले गए। कॉलेज में 3 प्रोफेसर की एंट्री हुई। उन तीनों प्रोफेसर को देख लड़के और लड़कियों की आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि वह तीनों प्रोफेसर काफ़ी खूबसूरत और हैंडसम थे। तीनों प्रोफेसर एक साथ कनक की क्लास में आए। पहले प्रोफेसर ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हेलो स्टूडेंट, मैं आपका केमिस्ट्री का प्रोफेसर वंश राय सिंघानिया। वंश का नाम सुनते ही कनक
जो गर्दन झुकाए अपनी नोट कंप्लीट कर रही थी, उसने अपनी गर्दन एक झटके से ऊपर करके सामने देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वंश खड़ा था। वंश कनक को देख रहा था। तो दूसरे प्रोफेसर ने कहा, हेलो स्टूडेंट, मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर अनिरुद्ध। तभी तीसरे प्रोफेसर ने कहा, मैं आप सभी को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी और मेरा नाम है मालिनी मित्तल है। तीनों ही कनक को देख रहे थे। उन तीनों को अपनी तरफ देखता देख कनक को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तीनों प्रोफेसर ने अपना डेमो दिया। तीनों प्रोफेसर का पढ़ाने का तरीका सभी स्टूडेंट को बहुत पसंद आया। एक स्टूडेंट ने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में सभी स्टूडेंट की सिग्नेचर ली। उस लिस्ट में येस और नो लिखा था। जो स्टूडेंट उन प्रोफेसर को नहीं चाहते तो उन्होंने नो की जगह सिग्नेचर की, और जो येस चाहते थे उन्होंने येस की जगह सिग्नेचर की। ऐसे में कनक ने वंश को रिजेक्ट कर दिया था और दोनों प्रोफेसर को एक्सेप्ट कर लिया था। वह लिस्ट ऑफिस में जा चुकी थी और लिस्ट की काउंटिंग होने के बाद प्रिंसिपल क्लास में आकर सबको बताया कि यह तीनों ही प्रोफेसर इस क्लास में लेक्चर देंगे। अभिमन्यु अपनी जगह से उठकर कनक के पास आ गया और कनक से कहा, साइड। कनक जो वंश को देख रही थी, अभिमन्यु को देखते हुए कहा, क्यों? अभिमन्यु ने कनक से कहा, तुम सवाल बहुत करती हो, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है। अभिमन्यु कनक के बैग को टेबल पर साइड कर कनक को हल्का सा धक्का देकर थोड़ा सा जगह बनाकर कनक के करीब बैठ गया। किसी लड़के को कनक के इतना करीब बैठते देख वंश ने अपनी मुट्ठी कस ली, तो वही प्रोफेसर अनिरुद्ध को भी उस लड़के का कनक के पास बैठना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनिरुद्ध आगे बढ़ता उससे पहले मालिनी अनिरुद्ध के हाथ को पकड़कर अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, कंट्रोल योर सेल्फ। कनक ने अभिमन्यु से कहा, यह क्या बदतमीजी है? अभिमन्यु ने कनक के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बदतमीजी नहीं, दोस्ती कहते हैं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अभिमन्यु का कनक का हाथ पकड़ना वंश को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जलन महसूस हो रही थी। वंश ने खुद से कहा, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, मैं भी तो यही चाहता था। लेकिन फिर वंश ने कहा, नहीं, मुझे फर्क पड़ना चाहिए, मैं तो इसका बॉडीगार्ड हूँ। वंश अभिमन्यु और कनक को देखते हुए कहा, तुम दोनों खड़े हो जाओ। वंश को इस तरह क्लास में सबके सामने बोलने से सभी स्टूडेंट अभिमन्यु और कनक को देखने लगे। कनक अभिमन्यु को घूर रही थी। वंश दोनों को देखते हुए कहा, सुनाई नहीं दिया क्या? तुम दोनों को खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। वंश कनक को देखते हुए कहा, यह कोई गार्डन है जहाँ तुम लोग इश्क लड़ा रहे हो? यहाँ पढ़ने आते हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने आते हो? और मिस तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? प्रोफेसर सामने खड़ा है और तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। कनक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वंश फिर से वही कर रहा था, उसकी बेइज्जती। वंश का इस तरह सबके सामने कनक की बेइज्जती करना अभिमन्यु को अच्छा नहीं लगा। अभिमन्यु कनक के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है? अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है तो हम एडल्ट हैं, हमें सही और गलत का पता है। अभिमन्यु की बात सुन सभी लड़कियां अभिमन्यु को देखने लगी। सभी लड़कियां आपस में बात करने लगी। मैं जानती थी कनक इसे भी पटा लेगी। आखिर इस कनक में जादू क्या है? हर लड़का इसके पीछे भागता है। इसने तो कॉलेज के सबसे फेमस और टैलेंटेड लड़के को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। हम सब लाइन में ही रह गए। वंश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा उसके बर्दाश्त से बाहर जा रहा था। कनक अभिमन्यु के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए अभिमन्यु से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? शक्ल आईने में देखी है कभी? कहीं से भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं लगते। अगर मुझे बॉयफ्रेंड बनाना भी होगा तो मैं इस कॉलेज के वॉचमैन को अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगी, लेकिन तुम्हें नहीं। अभिमन्यु कनक को घूरते हुए कहा, तुम मेरा कंपैरिजन एक वॉचमैन से कर रही हो? मेरी बेइज्जती तुम्हें महंगी पड़ सकती है। अभी मैंने तुम्हें सुबह के लिए माफ़ नहीं किया है। कनक अपने नाखूनों को अभिमन्यु के हाथ में गराते हुए कहा, मैंने तुमसे माफ़ी मांगी भी नहीं है। देखो मेरा हाथ छोड़ो, वरना सुबह की तरह तुम्हें दोबारा मुझसे बदतमीजी करने के लिए सॉरी बोलना पड़ सकता है। अभिमन्यु ने कनक का हाथ छोड़ दिया। वंश ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, मेरे साथ तुम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में चलो। तुम लोग यहाँ पर पढ़ने नहीं आते हो, यह सब करने आते हो। इतना कहकर वंश जैसे ही कनक का हाथ पकड़ता, अभिमन्यु वंश के सामने खड़े होते हुए वंश से कहा, प्रोफेसर अभी आप नए हैं, पुराने बनने की हिम्मत मत करिए, और हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम प्रिंसिपल के ऑफिस में क्यों जाएंगे? हमने एक दूसरे को किस किया है? नहीं ना। हमने एक दूसरे को गले लगाया? नहीं ना। मैंने उसका हाथ पकड़ा क्योंकि मेरी पेन उसके हाथ में थी, तो मैं उसके हाथों से अपनी पेन ले रहा था, बस, और कुछ नहीं।
वंश कनक को घूर रहा था। कनक अभिमन्यु के पीछे खड़ी हो वंश को देख रही थी। तभी अनिरुद्ध और मालिनी वंश के पास आते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने वाकई में कुछ गलत नहीं किया है, तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अनिरुद्ध को भी अभिमन्यु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, क्लास में यूं हाथ पकड़कर बैठना गलत होता है। अनिरुद्ध को अपनी साइड लेते देख वंश ने अनिरुद्ध को देखा तो उसे अनिरुद्ध का चेहरा अजीब लग रहा था। मालिनी अनिरुद्ध को घूरते हुए कहा, उसने अभी कहा ना कि वह उसके हाथों से पेन ले रहा था। हम अभी कुछ घंटे पहले ही आए हैं, तो हम बिना इन दोनों को जाने जज कैसे कर सकते हैं? हमें चलना चाहिए। इतना कहकर मालिनी ने दोनों का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। वंश कनक को घूरते हुए वहाँ से चला गया। कनक अपनी सैंडल को अभिमन्यु के पैर पर मारते हुए कहा, आगे से मेरे साथ हीरो बनने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर कनक चली गई। अभिमन्यु अपने पैर को पकड़कर एविल स्माइल करते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ कनक गोयल। कनक को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। सारे क्लास भी खत्म हो गए थे। अब उसे घर जाना था, लेकिन वह कुछ वक्त और बाहर रहना चाहती थी। वह कॉलेज की लॉबी से गुजर ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। कनक चीखती उससे पहले किसी ने उसे वॉशरूम में लॉक कर दिया। किसने कनक को लॉक किया होगा? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।